स्वागत करें। पटना पुस्तक मेला का प्रतीक चिन्ह वो जो झोला है उसे देकर। फिर भैया से आग्रह है कि निखिल आनंद गिरी भैया का स्वागत करें। पटना पुस्तक मेला का प्रतीक चिन्ह जो झोला है उसे देकर। अगर आपका मीडिया या सोशल मीडिया में ज़रा भी इंटरेस्ट हो तो मेरी आवाज़ सुनकर आप कश्यप मंच की तरफ आ जाएं। और यहाँ पर हम दैनिक जागरण के संपादक अश्विनी कुमार जी से एक बहुत ही ज़रूरी चर्चा करने जा रहे हैं। अश्विनी सर, स्वागत है आपका इस पुस्तक मेले में। हमारा विषय जो रखा गया है वो ये है कि सोशल मीडिया पत्रकारिता। आप लंबे समय से पत्रकार हैं, लगभग 3 दशकों से। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अगर विषय को थोड़ा बदल दें कि सोशल मीडिया के दौर में अश्विनी कुमार, तो आप सोशल मीडिया पर कितने सक्रिय हैं बतौर इंसान और बतौर पत्रकार? धन्यवाद गिरी जी। सोशल मीडिया की आपने बात की, हम लोग उसको इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म बोलते हैं, इसलिए मैं आई विल कॉल इंटरनेट मीडिया, क्योंकि मीडिया का जो स्वरूप होता है, जैसे प्रिंट मीडिया है, हम उसको मशीन पे छापते हैं, दैट इज़ प्रिंटिंग, हम उसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल्स हैं टीवी, वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसी प्रकार जिसको सोशल मीडिया बोलते हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ इंटरनेट, इसलिए उसका नाम भी इंटरनेट मीडिया होना चाहिए। सोशल तो सब है, लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, सो इट शुड बी गिवन द नेम इंटरनेट मीडिया। जहाँ तक मेरी सक्रियता का सवाल है तो मैं पत्रकारिता जो मेरा मुख्य पेशा है उस पर तो मैं 24 घंटे 24/7 सक्रिय हूँ। और समय के हिसाब से, चूँकि आज की ज़रूरत भी है, एक जो इनोवेशन होता है, जब समाज में कोई नई चीज़ आती है आपको उसके साथ साथ चलना भी पड़ता है। तो जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता भर मैं उस पर ज़रूर सक्रिय रहता हूँ कि लगता है कि नहीं, इन चीज़ों से सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो सकता है तो चलो उसको पोस्ट करना चाहिए। अपना जो थॉट है अगर किसी विषय को लेकर है या कोई अच्छा लगता है कि कोई अच्छी चीज़ है तो उसको शेयर करना चाहिए, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी सक्रियता नहीं है कि आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे तो मैं उसको पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने निजी जीवन को थोड़ा इससे अलग रखा है। अब कभी दोस्तों या घर परिवार शुभचिंतक हैं, वो अगर उनके थोड़े सा प्रेशर कह लें या जो कुछ कह लें तो आप उसको 10% काउंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और बतौर पत्रकार? बतौर पत्रकार मेरी सक्रियता है, बिल्कुल है, कि अगर हमें लगता है कि इसका जो एनरीच है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को लेकर मेरी सक्रियता रहती है। सर, मैंने जब अपने छात्र जीवन के बाद जब पत्रकारिता में एंट्री की तो दैनिक जागरण से ही की। और उस समय की जो मीटिंग्स हुआ करती थी, जब 12 बजे की जो सुबह की मीटिंग्स हुआ करती थी कि आज क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तब हम दूसरे अखबार और उस समय की मैगजीन्स वगैरह देखा करते थे। आज निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ट्विटर जो अब एक्स हो गया है या इस तरह के सोशल मीडिया पोर्टल्स भी आपके बोर्डरूम या मीटिंग्स का हिस्सा हुआ करते होंगे, तो उसका कितना दखल है, आप थोड़ा इस पर बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेकार है, कूड़ा कचरा है, ऐसा नहीं है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप अगर एटम है तो उससे आप बिजली भी बना रहे हैं परमाणु से, आप अगर चाहें तो उससे परमाणु बम भी बना सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ यह है कि आप उसका उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। अगर आप आज स्क्रॉल करें, रील्स स्क्रॉल करें, तो आप देखें कि जो हमारा समाज है वो कहाँ जा रहा है। और बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक आप किसी सुदूर गांव में चले जाइए, आपको इतनी ज़्यादा न्यूडिटी और वल्गैरिटी वहाँ पे दिखेगी। क्या ये होना चाहिए? कतई नहीं होना चाहिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एक ब्रिटेन की मैं पढ़ रहा था, कल पब्लिश भी हुआ है, एक रिसर्च रिपोर्ट जो आई है, जो विशेष रूप से जो किशोर वय जो बच्चे हैं वो रील्स उनके ब्रेन को किस तरीके से एक मनोरोगी बना रहा है, एक रिपोर्ट आई है वहाँ पे, और पूरी दुनिया इसकी आज चिंता कर रही है। उसी प्रकार आज की मैं आपको कल की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि एक न्यूयॉर्क की खबर है अमेरिका कि वो जबकि वो खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने ChatGPT से पूछा कि क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, क्या एनी कंस्पिरेसी अगेंस्ट मी।
और चैट जीपीटी जब वो डिस्कशन कर रहा है, उससे पूछ रहा है, तो वो चैट जीपी दैट इंस्ट्रूमेंट इज टेलिंग यस देयर इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट यू बाय योर मदर। अब उसके बाद वो पूरी तरीके से वो इतना हिप्नोटाइज हो जाता है एंड लेटर ऑन वो अपनी माँ की हत्या कर देता है, 80 वर्षीय माँ की हत्या। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। और स्वयं सुसाइड कर लेता है। अभी के अखबार की पहली खबर है। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जिस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है, तो उसने उस कंपनी के ऊपर, उसके परिवार के लोगों ने, दिस इज़ द फर्स्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मीडिया कि उसके ऊपर केस किया है कि तुम्हारी वजह से ये हमारे 2 जने जो हैं उनकी जान जो है चली गई है। तो आप देखिए कि किस लेवल पे जा रहा है। तो आपको सोचना तो पड़ेगा, कोई तो उसकी तो कोई तो कंट्रोलिंग होगी, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक जो समाज का जो एक वातावरण होता है, जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप कैसे समाज बनाते हैं, सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। आप देखिए ना कि आज सड़क से लेकर और पार्लियामेंट तक, मैं तो मानता हूं कि इसी का प्रभाव है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इतनी मतलब जो वल्गैरिटी का इंतहा जिसको बोलते हैं कि आप गाली गलौज, ये आप एक डाल दीजिए पोस्ट और उसके बाद उस पर जब ट्रोलिंग होती है, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि कैसे आप लोग टॉलरेट कर ले, बोला अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ मिल रहा है ना, व्यूज़ के लिए क्या करोगे, नंगा नाच करोगे, यू विल डांस टू बी न्यूड। ये कौन सही है? ये 2 पहलू है और उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप गांव कस्बों में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आप उनको आप सेपरेट कर लीजिए। लेकिन मैं ही देखता हूँ कि कभी कभी कोई पोस्ट में देखता हूँ, कोई वीडियो देखता हूँ, तो हम लोग भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं और वो उन चीज़ों की जानकारी दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब, वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कोई एक सीमा रेखा तय करनी पड़ेगी। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या आप लोग भी इस वायरल दौर से ग्रसित हैं या उससे बचने की कोई दवाई खाते हैं या कोई और तरीका अपनाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ना तो ग्रसित हैं, ना हम कोई दवा खाते हैं। जो चीज़ें आती हैं उसका फैक्ट चेक जरूर करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशंस है हमारे पास। बीइंग अ जर्नलिस्ट, दुनिया भर की सूचनाएं आती हैं और हमारा काम है उन सूचनाओं की सत्यता की परख करना। अगर लगता है कि ये सच है तो वो जाना चाहिए, अगर लगता है कि ये फेक है या इसके पीछे की कोई मंशा है, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं कि हम उसका पार्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाती है, लेकिन ये आपका काम है, आप उसको चेक कीजिए। चेक करने अब तो आप देखिए सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो लोग भी आकर उसको कंडेम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, फेक न्यूज़। हम लोगों के यहाँ भी, हमारा भी विश्वास न्यूज है जो फैक्ट चेक करता है। अगर कुछ इस तरीके का होता है तो हम लोगों ने जो फैक्ट चेक की ट्रेनिंग ली हुई है तो निकाल के हम लोग चेक करते हैं। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कि मेरे पास एक स्टोरी आई, इट्स 2 years गॉन, तो शायद औरंगाबाद जिले की थी। एक बड़ी खबर जो है वायरल हुई कि भाई एक युवा किसान वो हॉपसूट की खेती कर रहा है और उस हॉपसूट जो है जस्ट लाइक एक वेजिटेबल, अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, तो वो वेजिटेबल और उसकी कीमत 1 लाख रुपए पर केजी है। तो हम लोग भी चौंक गए कि भैया ये 1 लाख रुपए पर केजी की कौन सी खेती हो रही है, सब्जी की कीमत 1 लाख रुपए किलो। तो अगर 2-4 कट्ठे ज़मीन लेके जो है हम लोग भी अगर उगाना करें तो ठीक ठाक है, साल के जो है 25-30 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे। आप यू विल नॉट बिलीव कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट उसको पता करने के लिए दौड़ पड़ी, सेक्रेटरीज ये भाई कि कौन किसान है ये। हमारे यहाँ भी खबर आई, ऐसा नहीं है, रिपोर्टर ने देखा वायरल है, खबर मेरे यहाँ भी आई। लेकिन ये दिमाग में क्वेश्चन उठा कि यार 1 लाख रुपए किलो ये सब्जी उगा रहा है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए किलो है, तो आज तक किसी की नज़र नहीं पड़ी। इसका फैक्ट चेक कीजिए।
जब ग्राउंड पे गए तो पता चला कि वहाँ कोई खेती नहीं हो रही है। वो भारी भारी फ्रॉड था वो। और उसने इतने तरीके से उसने एक वीडियो जो है उसका विजुअल भी डाल दिया था। वो विजुअल हिमाचल प्रदेश का था। और ऐसा नहीं कि वो हॉप शूट फसल नहीं है, होती है। वहाँ के किसानों ने उसकी खेती इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि उसमें किसानों को घाटा होने लगा था। और वो चैनल्स पे वो स्टोरी विजुअल के साथ चली, वो किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया। फिर हम लोगों ने उसका पूरा फैक्ट चेक किया, गए 2-3 जिलों में जाके पूरी कुंडली उसकी निकाली, खंगाली हम लोगों ने। और फिर हमारे यहाँ खबर छपी 1 लाख रुपए किलो झूठ की खेती। और उसके बाद भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं दर्ज हैं, हर भाषा में ये खबर छपी कि इट वाज अ फेक न्यूज़। सारे ने उसको कंडेम किया, लेकिन उस समय किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया। ये जो है प्रभाव होता है कि कहीं ना कहीं लोग उससे प्रभावित होते हैं। सर आप बहुत वरिष्ठ संपादक हैं और लोग का मैं इसीलिए खतरा मोल ले रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैं खतरा मोल, आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, आपने 1 लाख का जवाब दिया, मैं आपसे 15 करोड़ का एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। इसी पुस्तक मेले में एक किताब लॉन्च होती है 15 करोड़ की। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किसी एक परिंदे ने भी उस किताब का एक पन्ना भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप फैक्ट चेक में मतलब कहाँ तक गए? और आपके खबरों में हाफ पेज या फुल पेज का मैंने खबर पढ़ी है। आप संपादक हैं और आपने पूरी खबर बिना पन्ना एक पढ़े छाप दी, क्या कहेंगे? देखिए क्या होता है कि जो आर्ट है, जो आपकी विधा है, जो राइटिंग है, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस पर, आपका जो हुनर है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मान लीजिए कि सपोज दैट इफ आई एम राइटिंग अ पोएम टुडे, या मान लीजिए कि मैंने कोई नॉवेल लिखा और हमने उसकी कोई कीमत रखी, तो मेरा अधिकार है, लोगों को खरीदना होगा। अगर तो हो सकता है कि कभी जो है वो बिल गेट्स टाइप का कोई उसको परचेज भी कर सकता है। तो उस पर आप कोई रेस्ट्रिक्शन तो गवर्नमेंट के ओर से नहीं है कि सपोज दैट कि अभी मान लीजिए कि एक आपने जो है साबुन खरीदा है, तो उसके लिए एक प्राइस जो है उसका तय है कि आपको भाई इतने जीएसटी देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। जिस दिन इसके लिए भी सरकार की ओर से तय कर दिया जाएगा कि भाई इतना आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, इसका एक लिमिटेशन है, या फिर ये सारी चीज़ें, देन आप क्लेम कर सकते हैं कि भैया ये आपने जो है क्यों रखा है। भाई हमारे यहाँ भी अखबार है, उसका एक कॉस्ट जो है फिक्स है, घटता बढ़ता रहता है वो उसका। और दुनिया का ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है दुनिया का जिसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है लेकिन वो उससे बहुत कम कीमत में बिकती है, दैट इज़ न्यूज़पेपर। तो इसके लिए तो आपको क्वेश्चन जो है, फिर वो सवाल सरकार से अगर कोई व्यवस्था बनती है कि उसके लिए कोई एक गाइडलाइन जारी होती है, उसका कोई फिक्सेशन होता है तो किया जा सकता है। अदरवाइज आपकी कृति है, आप 15 करोड़ के आप $150 बिलियन आप उसकी कीमत रख लीजिए। अगर इफ़ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू परचेज देन ही विल टेक इट। चलिए अगली बार बिना छापे किताब की कीमत बिलियन रखूंगा, फिर आपसे मिलूंगा सर। आपका नंबर मेरे पास आ गया है क्योंकि आप छापने के लिए मुझे सहमति दे चुके हैं। अब सवाल वापस सर सोशल मीडिया पे लौटते हैं। क्या आप चूँकि संपादक रहे हैं सर, अब चूँकि अब फील्ड से अब आपका रोज़गार देने का भी एक पद आ गया जिसपे आप काफ़ी नए लोगों को रोज़गार देते हैं, तो क्या सोशल मीडिया के दौर में रोज़गार कम हुए हैं या और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं आपकी? नहीं, अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, निश्चित तौर पर अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। भाई देखिए, समय के साथ चीज़ें बदलती चली गई हैं। हम लोगों ने जिस समय जर्नलिज्म शुरू किया था, बाय हुक एंड क्रूक, या इस तरीके से नहीं आए थे कि चलो नहीं कुछ हुआ तो चलो जर्नलिस्ट बन जाए। कॉलेज में पढ़ते समय तय कर लिया था कि आई हैव टू बी ए जर्नलिस्ट। और संजोग ऐसा था कि हमारे जो प्रोफेसर्स थे उस समय, हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो सब वहाँ के स्थानीय संवाददाता थे, तो उनकी संगत में जो है काफ़ी ट्रेनिंग मिली कॉलेज के समय से। उस समय अंग्रेज़ी अखबारों का इतना ज़्यादा ये नहीं था, अदरवाइज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो उस समय अंग्रेज़ी अखबारों का इतना ये नहीं था, तो इसलिए जो है फिर हिंदी पत्रकारिता में आना पड़ा। तो एक प्लेटफॉर्म मिला, तो हम लोगों ने पढ़ने से ज़्यादा गढ़ा, सीखा, अच्छे एडिटर्स मिले। हम लोगों ने 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पैदल भी यात्रा की, साइकिल से गए, एक एक कॉपियाँ उठा के फेंकी गई, फिर उस कॉपी को एक एक इंट्रो लिखने के लिए 3-3, 4-4 बार जो है बनाकर कॉपी जाके दी गई कि हेडलाइंस कैसे लिखी जाती है, इसका इंट्रो क्या होना चाहिए,
इसका फोटो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स मैचिंग क्या होती है। जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये आप में एक जो पैशन होता है ना वो होना चाहिए, तब जाकर आप उसको समझ पाएंगे और फिर आपके अंदर एक उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होगा तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपका पैशन अगर नहीं है, सिर्फ आप एक ग्लैमर और उन चीज़ों को लेके आते हैं तो आप ये देखते हैं कि चलो कोई व्यक्ति जो है आज उस मकाम पे जो है चला गया। बहुत कम एज में मैं एडिटर हो गया था, बहुत कम उम्र में हो गया था, जब मुझे नहीं होना चाहिए था उस समय तक। आज भी फील करता हूँ कि एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट मैं जब फील्ड में घूमता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बीइंग एडिटर आज भी मैं महीने 2 महीने में 2-1 रिपोर्ट में ज़रूर लिखता हूँ, किसी को बताए बिना एक संवाददाता के रूप में जाता हूँ और लिखता हूँ। ये पैशन है। तो आपके पास आज की तारीख में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि आपके अंदर पैशन है या नहीं है। क्योंकि जब हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, मैं देखता हूँ उनको, वो सिंगल कॉलम कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ वो जा ही नहीं पाते हैं। अगर उनको कोई वर्ड सिखा दिया जाता है कि भाई ये गलत लिख रहे हो, तो वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने समझ लिया है कि चलो माइक ले लिया, मोबाइल ले लिया, इस पर टाइप कर दिया, व्हाट्सएप ये कर दिया, दैट इज़ जर्नलिज्म। नो, दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म है कि आपने आज अगर कोई चीज़ दी, आपसे आज से 15 साल 20 साल के बाद अगर आपको लोगों ने याद रखा है उसको, दैट इज़ जर्नलिज्म। मैं 1 मिनट में आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट इज़ पैशन। दैट टाइम आई वाज एट भागलपुर। तो उस समय एक फिल्म आई थी देवदास, संजय लीला भंसाली की। तो गिरी जी, देवदास मैंने क्लास 8वीं में पढ़ा था। तो उस समय आई वॉज नॉट मैच्योर, लेकिन मुझे याद था कि मैंने 8वीं में देवदास पढ़ा है, बस इतना मुझे ध्यान था। अब संजय लीला भंसाली की फिल्म आई एंड दैट टाइम आई वॉज पोस्टेड एट भागलपुर। तो मैंने फिल्म देखी, फिल्म देखकर निकले तो मैंने पहली बार शरद चंद्र को पढ़ा। मैं गया देवदास अच्छा, देवदास जो है आउट ऑफ मार्केट था, आउट ऑफ मार्केट। देवदास की एक प्रति नहीं मिल रही थी। तो मैंने देवदास को पढ़ा। फिर मैंने शरद चंद्र के तमाम जितने उपन्यास थे उनके, चरित्रहीन, विराज बहु, ये सारा मैंने पढ़ा। मैंने शरद चंद्र को समझने का प्रयास किया कि शरद चंद्र ने लिखा क्या था आखिर उस समय। फिर मैंने 1 महीने तक भागलपुर की गलियों की खाक छाना और मैंने पूरा रिसर्च किया। एक बांग्ला के रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मुझे बहुत मेरी मदद की। नाउ ही इज़ नो मोर। और मैंने विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, उसमें एक जगह मेंशन किया हुआ है कि जो चंद्रमुखी है शी वॉज कालिदासी, और कालिदासी फैमिली उस समय उस शहर की सबसे बड़ी टैक्स पेयर फैमिली थी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देती थी। तो ये पत्रकारिता होती है। तो मेरे दिमाग में सवाल कौन था कि अगर वो उस समय सबसे ज़्यादा टैक्स वो फैमिली देती थी तो नगर निगम के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं तो दर्ज होना चाहिए फैक्ट, क्योंकि आप उसको फैक्ट के साथ बताइए तब हम मानेंगे कि नहीं ये सही है। तो एक वीरेंद्र बाबू थे उस समय सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे 1904 का जो है वो टैक्सेशन रजिस्टर चाहिए। तो बोले साहब आप क्या आप लेके आ गए, बताइए। हमारे 1900 बहुत अच्छी मित्रता थी। हमने कहा वीरेंद्र बाबू जैसे भी हो हमको 1904 का चाहिए। बोले अरे यहाँ 60 का नहीं, आप 1904 कहाँ अश्विनी जी खोज रहे हैं। तो उन्होंने कहा चाहिए काम कीजिए, कल से मैं भी आता हूँ, आप भी आइए। हम दोनों आदमी 8:30-9 बजे, उस समय ऑफिस नहीं खुलता था, दोनों आदमी जाते थे और 10-10:30 बजे तक पूरा ढूंढते थे। पूरे कपड़े मेरे गंदे हो जाते थे, फिर मैं लौट के आता था, स्नान करता था, फिर ऑफिस जाता था। ढूंढते ढूंढते 1904 का वो टैक्सेशन रजिस्टर मिल गया जिसमें कालिदासी फैमिली का जिक्र था। 3 रुपये 75 पैसे उस समय वो फैमिली टैक्स देती थी सबसे ज़्यादा। तो ये प्रमाणित हो गया कि कालिदासी थी, जिसको कि शरद चंद्र ने चंद्रमुखी के रूप में, वो कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं था, पारो कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं थी। पूरा रिसर्च किया गया। फिर मैंने, चूँकि शरद चंद्र की ननिहाल हुई थी भागलपुर में, अब पता होगा आपको, और पूरा पेज छपा उसमें भागलपुर का चेहरा। मैं अभी गया था पिछले दिनों भागलपुर, मैं शरद चंद्र की ननिहाल गया। उस समय शेफाली बनर्जी जो शरद चंद्र के ममेरे भाई की बहू थी, उनकी डेथ हो चुकी, मैं उनसे बहुत 20 साल पहले मिला था। तो हम लोग बैठे हुए थे तो उनके पुत्र आए और उन्होंने कहा कि
शरद चंद्र के विषय में जानना है तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको मैं बाहर ले जाने नहीं दूंगा, आप इसको फ़ोटो यहीं खींच लीजिएगा, इसमें पूरा रिसर्च है। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या था, जो आर्टिकल मैंने लिखा था पूरा फुल पेज उन्होंने पूरा लेमिनेट करके रखा हुआ था। आप सोचिए कि एक जर्नलिस्ट को क्या फील हुआ होगा कि दैट टाइम आई हैव रिटन दैट आर्टिकल, और वो व्यक्ति मेरे सामने ही लाके बता रहा है कि 15-20 साल पहले किसी ने लिखा था और 20 वर्षों से उसने संजो के रखा है, मेरे पास नहीं है वो, लेकिन उसने संजो के रखा है। दिस इज़ द पैशन। वो पैशन आपको जर्नलिस्ट बनाता है, अदरवाइज तो एवरीबॉडी ऑल आर जर्नलिस्ट। तो आपको वो पैशन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस जगह को पाते हैं। बहुत शानदार आपने बात, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया सर। और वही मैं, इसीलिए मेरा पहला सवाल, मैं आपके साहित्यिक रुझान से वाकिफ था, इसीलिए मैंने पहला सवाल पूछा कि आप बतौर संपादक आप बिना पढ़े हुए किताबों के बारे में इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। एक सवाल और सर, कि क्या संपादक बचेगा आगे आने वाले भविष्य में, क्योंकि अब तो चैट जीपीटी वाले संपादक भी आने वाले हैं, आप आखिरी पीढ़ी है जो इतना पढ़ लिख के बातें कर रहे हैं मेरे से। बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ये देखिए, ये पहले भी था, आज भी है। संपादक तब तक, जब तक पढ़ने वाले लोग रहेंगे तब तक एडिटर्स रहेगा, और ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले लोग आज भी हैं। अभी मैं परसों इसी पुस्तक मेले से मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मंगवाया, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो मैंने पढ़ा है, मेरा विषय ही था वो। तो यूएसए या यूके की तमाम शेक्सपियर से लेकर मिल्टन और कीट्स शैली को तो मैंने पढ़ा है। तो जब मैं पढ़ रहा था तो लग रहा था कि मैं 20 साल 25-30 साल पहले मैं चला गया हूँ। उन चीज़ों को, वो चीज़ें जो है फ्लैशबैक में मैं जा रहा था, फिर उन चीज़ों को मैं नोट कर रहा था। तो बताइए, उसको तो किसी ने तो एडिट किया होगा, उसका भी तो कोई एडिटर होगा। चूँकि उसका एक पाठक अभी यहाँ पर है, इसलिए वो एडिटर वहाँ पे है। जब तक रीडर रहेगा तब तक एडिटर भी रहेगा। क्या बात है, आपने एक अच्छा स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पर, जब तक रीडर रहेगा तब तक एडिटर रहेगा यहाँ पर। सर, थोड़ा भाषा बदल रही है हमारे दौर में, सोशल मीडिया के दौर में। कुछ कोड वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ स्लैंग्स भी आजकल एक्सेप्टेबल हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मंत्री भी सदन में गालियाँ दे रहे हैं। हाँ। उसको हमारा संपादक कैसे देखता है? देखिए, आप जब किसी भी चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो, तो एक जो आप डायलेक्ट की बात करते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सरोजनी नायडू लंदन में वो गांधी जी के साथ जा रही थी, और किसी ने गांधी जी के ऊपर कुछ कमेंट किया। कोई 20-22 साल का नौजवान, उसने कुछ कमेंट किया, कुछ मिकी माउस वगैरह टाइप का जो है, कुछ मैंने कहीं पढ़ा था। अब क्या सच है नहीं है, आई कांट से, लेकिन मैंने पढ़ा था। हमें लगता है कि इंटर वगैरह में कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे आज भी याद है। तो सरोजनी नायडू ने उनको, उस लड़के को कहा, यस, जस्ट लाइक मिकी माउस यू ऑफ। तो ऑफ जो है उसका मतलब होता है तेरी कसम। मतलब उस लड़के को कहा कि, मतलब कि उसको बता दिया कि तुम्हारी मिकी माउस, मतलब सी वाज टेलिंग मिकी माउस की मिकी माउस तुम हो, मैं ठीक मिकी माउस जैसे तुम दिख रहे हो ना, उसी तरीके से ये भी दिख रहे हैं, यू ऑफ। तो वो डायलेक्ट है जो उसका जो क्षेत्रीय ही है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बिहार में हैं, बजीका में आप जाके बात करते हैं तो थोड़ी सी बदल जाती है भाषा। आप मिथिला में जाते हैं, मैथिली में बात करते हैं, भाषा बदलती है। अंगिका में जाते हैं तो जो क्षेत्रीय ये चीज़ें हैं। उसी प्रकार आप देखिए कि दुनिया में चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, रशियन हो, कोई भी भाषा हो, वो चीज़ें बदलती चली जाती हैं। और उसमें एक टर्म आता है, आई एम फॉरगेटिंग दिस टाइम, कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अब उसके मुंह से अचानक कोई इस तरीके का शब्द निकल गया, भाषा विज्ञान जो उसको एक्सेप्ट धीरे धीरे कर लेता है। जब वो चलन में आ जाता है फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका हिंदी का अवतार शब्द जो है वो अंग्रेजी ने उसको मान्यता दे दी ना, एक्सेप्ट कर लिया, अपने शब्दकोश में उसको शामिल कर लिया उस शब्द को। तो वो चेंज तो आते हैं, आपको उस चेंज के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपने टेंस पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, लेकिन उस टेंस के बाद एक स्ट्रक्चर आया, फिर उस स्ट्रक्चर फॉर्म में जो है आप जाने लगे। लेकिन जो आपका बेस है वो टेंस ही है। अगर आपका टेंस नहीं है तो आप स्ट्रक्चर कभी समझ नहीं पाएंगे। तो वो तो चेंज आते हैं।
और उसके साथ आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप फिर पीछे पीछे स्लिप कर जाएंगे, क्योंकि एक क्रमिक विकास है ना, कि मान लीजिए कि आज से आप 1600-1700 साल पहले की बात करें, उस समय जो लिखा गया, उस समय की जो भाषा थी वो परिष्कृत होते 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 यहाँ तक आई ना। यहाँ भी तो प्राकृत, संस्कृत, पाली, फिर आप उसमें देवनागरी लिपि में आप आज की तारीख में आए हैं, तो वो तो चलता रहेगा। आप चूंकि वैशाली से रहे, आप भागलपुर में रहे, आप झारखंड में रहे, कभी मन करता है कि आपके अखबार में कोई एक पन्ना क्षेत्रीय भाषाओं से ही बस जुड़ा हो, एक पूरा पन्ना डेडिकेटेड हो? नहीं, देखिए क्या है ना कि आप जो क्षेत्रीयता होती है, मैं इसका समर्थक कतई नहीं हूँ। इस क्षेत्रीयता ने जो है इस देश का बहुत नुकसान किया है। आप महाराष्ट्र आप चले जाइए, मैं अभी मुंबई गया था, दीपावली और छठ, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था, कहीं हिंदी बोल रहे हैं, कहीं कोई मराठी वाला, कहीं ऐसा ना हो कि कहा कि दो तमाचा पीछे से जड़ दे कि मराठी बात करो। आप तो राष्ट्रवादी अखबार के, आपको कौन डर है? नहीं, राष्ट्रवादी तो होना ही चाहिए भाई। आप देश के लिए अगर नहीं सोचेंगे, राष्ट्र के लिए नहीं सोचेंगे, अगर देश के लिए मुझे जान देने की अगर नौबत आएगी तो दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस समय करगिल ये चल रहा था तो मैं एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। हम लोगों ने पत्र लिखा था भारत सरकार को कि हम लोगों को मौका दिया जाए करगिल में जाकर लड़ने का, 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर। यह तो प्राउड होना चाहिए भाई। देश नहीं है तो हम कहाँ हैं? देश है तो हमारी पहचान है, हमसे देश नहीं है, देश से हम हैं, तो वो तो होगा ही। लेकिन जब आप उसको पूरे क्षेत्रीय में बांट दीजिएगा तो क्षेत्र में बांटते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी मुश्किल से जो है 600 देसी रियासतों को मिलाकर जो है एक किया था। फिर आप उसको कितने टुकड़े में बांटिएगा? कोई महाराष्ट्र के, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। और राष्ट्र की जो एक भाषा है वो अम्ब्रेला है, उस छतरी के नीचे आप सबको रखिए, लेकिन उसको इतना ज़्यादा ये मत कर दीजिए कि अम्ब्रेला को ही उड़ा दे। जिस दिन वो अम्ब्रेला, वो छतरी उड़ जाएगी तो आपके सर पे ना कोई ब्लेसिंग्स होगी, ना आपके ऊपर कोई प्रोटेक्शन होगा, ना कोई कमिट करने वाला होगा कि हम आपकी गारंटी लेते हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र वाली बात मिस कर गए, माफ कीजिएगा। मैंने आपको तो महाराष्ट्र, यस, तो मैं महाराष्ट्र जब गया तो मैं रात में दीपावली में बर्ली में मैं घूम रहा था, लेकिन मेरे मन में बार बार ये आ रहा था, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि हिंदी स्पीकिंग्स वाले ज़्यादा थे, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आ रहा था कि हिंदी में अगर किसी बात करें, ऐसा ना हो कि कोई पलट के जो है ये कर दे, चूँकि वो चल रहा था उस समय जो है मराठी और ये वाला जो है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक घटना घटी थी, आपने कहा ना क्षेत्रीयता कितना ये होता है। असम में घटना घटी थी, कई वर्ष हो गए, हमें लगता है कि 2003 वगैरह के आसपास की। वहाँ के ट्राइबल्स को इतना ब्रूटली मारा गया था, महिला को नंगी करके पूरी तरीके से नेकेड। हमने उसके वीडियोस देखे हैं, आपका खून खौल जाएगा कि किस तरीके से सड़कों पर। और उसके बाद पूरा जो है आंदोलन खड़ा हो गया, तो वहाँ पे भी लोग पीटे गए। ट्रेनें आ रही थी, उस समय भागलपुर में था, ट्रेनें आ रही थी, वहाँ पे लोग रोक के अब ढूंढ रहे थे असमीज को कि उधर वाले लोग हैं तो उसको पीटो। ये क्षेत्रीयता का जो है ये प्रभाव था कि भाई ठीक है वो घटना हो गई, यहाँ क्यों मार रहे हो। तो मुझे आज भी मेरे पास उसकी फ़ोटो रखी हुई है। एक स्विट्ज़रलैंड का नव दंपत्ति, एक जोड़ा जो है वो आ रहा था, उसने ये एक प्लान बनाया था कि हम पूरी दुनिया जो है एयर से मूव नहीं करेंगे, मतलब सड़क से जाएंगे, पानी वाले जहाज़ से जाएंगे। वो इतना भयभीत था, तो हमें जानकारी मिली, किसी ने बताया कि इस तरह स्विट्ज़रलैंड का एक जो है नव दंपत्ति है, तो हम लोगों ने उसको ढूंढा। तो एक सड़ा गला जो होटल था, सामान्य सा बेचारा डरा हुआ वहाँ पे था। तो मैंने उससे बातचीत की, मैंने उसको कन्विंस किया और वो कन्विंस हो गए। फिर मैं उनको लेकर अपने घर गया। फिर मैंने पत्नी को कहा कि भाई ये स्विट्ज़रलैंड के हैं, बहुत डरे हुए हैं। फिर उन्होंने जो है उनके लिए जो है अंडे वंडे जो है बनाए, चूँकि अब चावल रोटी खाता है कि नहीं खाता है स्विट्ज़रलैंड का हम लोग को क्या पता था। फल वगैरह काट के उनको मैंने रखा घर में। फिर वो बहुत नॉर्मल हुए। फिर उनके लिए हम लोगों ने जो है उनको उपहार में कपड़े दिए, और फिर उनको हम लोगों ने फिर वहाँ के DRM को फ़ोन किया, पूरी सिक्योरिटी में उनको ट्रेन से हम लोगों ने फिर कोलकाता के लिए, हावड़ा के लिए रवाना किया। मैंने क्यों किया? दिस वॉज नॉट माई जॉब। एज ए जर्नलिस्ट मुझे स्टोरी मिल गई थी कि स्विट्ज़रलैंड का एक दंपत्ति यह प्रण करके आया था, एक संकल्प लेके मैं पूरी दुनिया घूमूंगा लेकिन जहाज पे नहीं चढ़ूंगा, लेकिन बिहार ने उनको जहाज पे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दिस वाज द स्टोरी एंड इट वाज पब्लिश दैट टाइम, रिटन बाय मी। लेकिन दूसरी ओर
एक इंडियन होने के नाते मेरे मन में था कि जब ये लौट के अपना देश जाएंगे तो भारत की कौन सी छवि लेकर जाएंगे। लेकिन जब यहाँ से लौट कर गए उन्होंने चिट्ठी लिखी वहाँ से और कि भारत के लोग इतने ज़्यादा जो है आतिथ्य सत्कार की परंपरा और भावना है और हम इससे काफ़ी प्रभावित हुए। आज भी मेरे पास वो तस्वीर रखी हुई है। तो छोटे छोटे सवाल, एक तो चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव रहा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे, आपके जीवन में कुछ प्रेरक संपादक अगर बता पाएँ। देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूँ और मेरा बहुत वहाँ के रामकृष्ण मिशन चूँकि मैंने पढ़ा भी है वहाँ, तो काफ़ी सानिध्य रहा है। तो एज माय आइडियल स्वामी विवेकानंद और कई एडिटर्स रहे, एक महेश खरे हैं काफ़ी मानते थे। उनके समय में विजय भास्कर, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ नेतरहाट, तो उनसे मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से ये किया जाता है उनसे मैंने काफ़ी सीखा। शैलेंद्र दीक्षित जी थे, उन्होंने बिहार इलेक्शन के समय में उन्होंने मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी दी और हमें लगता है कि बिहार के करीब करीब 250 कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने कवर किया था, गांव जाके दूर दराज के। तो इसलिए मुझे वहाँ की संस्कृति, वहाँ का की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का पॉलिटिकल सीन्स, ये वो सारी चीज़ें मुझे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है कि क्या हो सकता है। तो जब आपको एक लंबे दौर से गुजरना पड़ता है तब आप जाके उन चीज़ों को समझ पाते हैं। इस बार भी इलेक्शन हुआ तो उन चीज़ों को समझ पा रहे थे कि इक्वेशन क्या है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा है। जो मंचों की जो भीड़ होती है उस भीड़ को देख के आप अंदाज़ लगा लेते हैं कि बहुत बढ़िया माहौल है, नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो आपको जड़ों तक जाके समझना पड़ता है कि इन्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर, किस तरीके का क्लाउड बन रहा है। तो कई मिले सीखते सिखाते जो यहाँ तक। मतलब ये सवाल इसलिए है क्योंकि सर सोशल मीडिया और टीवी के दौर में संपादक को पीआरओ बनते देखा हमने, तो क्या मतलब ये फर्क आप भी महसूस कर पाते हैं? ये देखिए, इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट यू हैव टू बी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं। इसका कोई लिखत पढ़त ना तो कोई इसका फॉर्मूला है, ना ये किसी किताब में लिखा हुआ है, ना इसका कोई चैप्टर है, ना कोई पढ़ाई जाती है। इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू हैव टू बी इन योर लाइफ एंड हाउ हैव यू टू डील विद द सोसाइटी। आपके ऊपर बहुत तरीके के दबाव आएंगे, बहुत सारे तरीके का लोभ, लालच, तमाम तरीके की चीज़ होगी, आपके ऊपर निर्भर करता है। एक मेरा मैं आज भी सवेरे न्यूज़ रूम में मीटिंग में मैं बोल रहा था इस बात को कि मेरा ये किसी फिल्म का डायलॉग था, लेकिन मैंने उसको अपने जीवन में उतारा कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे जिगरे में दम है। ये आप रखिए अपने पास, कभी कुछ नहीं होगा। क्या बात है। सर, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सुन रहे हैं जो यहाँ पे हैं भी और नहीं भी हैं, जो बाहर भी जाके सुन रहे हैं, उनको बताना, मतलब मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि पत्रकारिता के जीवन में पढ़ कर आना किस, क्योंकि उनको लगता है कि गूगल या चैट जीपीटी उनकी सारी समस्याओं का हल है, तो उनको आप थोड़ा बता पाएँ कि पत्रकारिता की प्रोफेशनल पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। देखिए, पत्रकारिता की जो प्रोफेशनल पढ़ाई होती है वो तो ठीक है, आपने पढ़ा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको वहाँ पर डील करना पड़ता है। आपको वहाँ पर कहीं कोई बायसनेस नहीं होती है। आपके सामने जो है लॉज होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग आपसे कहेंगे कि बताइए इतनी बड़ी घटना घट गई, अखबार में एक लाइन खबर नहीं छपी। आपके ऊपर 50 लोग इस तरीके के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि जब आप कलम उठा के लिखने लगते हैं तो आपको जो है कानून का भी पालन करना पड़ता है। आपको लॉ क्या परमिट करता है, आपके पास प्रूफ है या नहीं है, फैक्ट है। कई बार क्या होता है कि किसी ने जो आरोप लगा दिए, कई बार ऐसा हुआ है, मुकदमे में फंसे हैं, हम लोगों ने झेला है, और पता चला कि आप गए आपने लिखा फलाने ने फलाने का जो है मर्डर कर दिया, पता चला कि एफआईआर लॉन्च ही नहीं हुआ। वो घटना सच घटना थी, या तो फिर आप उसके तह में जाके उसको कंपेल कर दीजिए कि भाई आपको यू शैल हैव लॉस द एफआईआर, ये घटना हुई थी, आप उसको कंपेल कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को। लेकिन मान लीजिए कि अगर दोनों ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आप तो फंस गए, कोर्ट में आपके ऊपर केस होगा, कोई जवाब नहीं होगा, एक एडी संपादक को 1 साल की सज़ा हो गई। इन चीज़ों का पालन आपको करना पड़ेगा। अभी मैं आपको छोटा एक एग्जाम्पल से देता हूँ। इसी पटना में एक घटना हुई थी, साल भर पहले घटना हुई थी। वो खबर आई कि एक बच्ची के साथ जो है कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, कोई एफआईआर लॉन्च उसका नहीं किया गया, कहीं कुछ नहीं किया गया था, हम नहीं छाप सकते थे उसको,
क्योंकि उसका परिवार का लोग भी नहीं बोलने के लिए तैयार है, लिख के देने के लिए तैयार नहीं। कोई तो प्रूफ चाहिए हमको, हम किस बिना पे उसको छाप सकते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर ये घटना सच है तो फिर उसका हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया और हम लोगों ने कंपेल किया और फिर उसमें एफआईआर लॉन्च करना पड़ा। हमारा पैरेलल इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चल रहा था। पुलिस कह रही थी कि नाबालिग है, हम कह रहे थे अगर नाबालिग है तो कहाँ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, आपने स्कूल से आपने ये किया कि नहीं। अगर आप मान रहे हो कि अगर घटना हुई थी आपने उस होटल को सील किया कि नहीं किया, उसकी फोरेंसिक टीम वहाँ पर गई कि नहीं गई। अब आपको फोरेंसिक एफएसएल क्या होता है, कानून क्या होता है, 164 का जो मैजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स बयान दिलवाया जाता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको लीगल चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप तो कदम कदम पे जो है आप रोज़ जो है आपके ऊपर 4 मुकदमे अपने ऊपर भी लदवाइएगा, संपादक के ऊपर भी लदवाइएगा, रोज़ पता चलेगा प्रबंधन जो है केस ही लड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अब ये कैसे होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लॉ के स्टूडेंट नहीं है लेकिन आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए। आपको जो पुलिस मैनुअल्स हैं वो पुलिस मैनुअल्स क्या होता है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की जो हायरार्की क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आप ईमानदारी से जब आप जर्नलिज्म करेंगे, आप रूटीन वे में जाके एक एक चीज़ को समझेंगे तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस होगा और तब जाके आप वो कर पाएंगे। ये करना पड़ेगा। सर, बतौर संपादक आपके सपने में आपकी दिन भर की स्टोरीज आती हैं क्या? बिल्कुल आती है। कभी कभी मैं सपने में जो है अचानक मेरी नींद टूटती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सुबह अचानक मेरी नींद 4 बजे अचानक से टूट गई है और मैं पूछ रहा हूँ यार अभी तक एडिशन गया क्यों नहीं है, छपा नहीं है अभी तक। फिर अचानक नींद टूटती है तो देखता हूँ अरे मैं तो सो रहा हूँ। होता है ऐसा, क्योंकि आप दिन भर आप उन चीज़ों से गुजरते हैं तो सपने में कभी कभी आता है। जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है वैसा कोई एडिटोरियल ब्लॉक भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। थोड़ा समझाएं उसको। ब्लॉक मीन्स राइटर्स ब्लॉक होता है कि आप लंबे समय तक कुछ एक भूल भुलैया में फंस गए, आप निकल ही नहीं पा रहे कि क्या करना है नहीं करना है, कुछ लिख ही नहीं पा हाँ रहे। देखिए होता है, कभी कभी होता है कि आप उसमें डिसीजन क्या किया जाए, इस खबर को किस तरीके से लिया जाए नहीं लिया जाए, ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग जो है न्यूज़ रूम में चर्चा करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से कैसे किया जाए। फिर उसका रास्ता निकाला जाता है। फिर उसको चूँकि हमको इन्फॉर्मेशन भी देना है, इन्फॉर्मेशन भी। अच्छा मान लीजिए कि रात अभी आपको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि रात में अचानक से जो है पता चलता है कि एक फ्लैश हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर भाई, और हम लोग जा चुके थे, रात के 2:30 बज रहे थे। मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं कहा मैं भी देख रहा हूँ। तो अचानक बस निकर पहन कर मुझे ऑफिस से फ़ोन आया, हमारे आउटपुट इंचार्ज ने फ़ोन किया कि सर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार आना चाहिए, इतनी बड़ी घटना और एडिटर जो है सोया रहेगा, ये तो ऐतिहासिक मोमेंट होता है। नो, फिर मैं तुरंत ऑफिस पहुंचा उसी तरीके से टी शर्ट पहन के, और इमीडिएट मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो आपने कहा ठीक है बनाते चले जाइए। अब हम डिसीजन ले पाने की स्थिति में नहीं थे। मैं बार बार दिल्ली बात कर रहा था क्या इन्फॉर्मेशन से क्या, क्योंकि घटना तो थी, ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन अभी तक उसको आर्मी ने जो है उसको कंफर्म नहीं किया था। और डिफेंस, वही मैं अभी बात कर रहा था उसकी, डिफेंस की रिपोर्टिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपने बताया ना इंटरनेट मीडिया पे आजकल ब्लॉगर्स और ये फेसबुक ये वो यूट्यूब्स पे, देखिए मान लीजिए कि अभी यहाँ पटना रेल जंक्शन से एक जो है गारद जा रही है, यहाँ पे ट्रेन जा रही है, उस पर आर्मी है, उसमें टैंक्स हैं, ये हैं वो हैं, आप उसकी फ़ोटो नहीं छाप सकते हैं, नहीं छाप सकते हैं। ये डिफेंस प्रोटोकॉल होता है। वो कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, वो ट्रक का काफिला चला जा रहा है, आप उसकी फ़ोटो छाप दिए, दुश्मन को पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है कि भाई अच्छा ये सेना इधर मूव कर रही है। ये प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। आपका जो मुंबई पे अटैक हुआ था ताज पर, क्या हुआ था उसमें, यही लाइव दिखाया जा रहा था ना, जो हमारे एनएसजी कमांडो जो है उसमें शहीद हुए, बलिदान हुए वहाँ पर, तो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और हमको अखबार भी देना था, बार बार घड़ी देख रहे थे। तो फिर सारा चीज़ हो गया। फिर वहाँ पर आया कि नहीं आर्मी ने जो है, फिर जब उनका रक्षा मंत्री का भी ट्वीट आ गया और वो एयर ये का उनका भी आ गया, तो हम लोगों ने फिर उसको रिलीज़ किया वहाँ पे। तो ये संकट आता है, कई बार आता है कि मान लीजिए कोई इस तरह की घटना आप देख रहे हैं, अगर इसको छाप दिया जाए कल और ज़्यादा बवाल हो जाएगा, लेकिन सूचना तो आपको देनी है। फिर हम क्या करें, कैसे करें, उसका कोई बीच का रास्ता निकालें,
तो डिस्कशन होता है न्यूज़ रूम में, इतने सारे लोग होते हैं, फिर हम लोग तय करते हैं किसी एक टॉपिक, पहुंचते हैं एक निष्कर्ष पे। अश्विनी जी, बहुत ही शानदार, आपने एक इतना शानदार स्टोरी टेलर हमारे सामने अश्विनी कुमार के तौर पे हमें सुनने को मिला। आपके पास इतनी सारी कहानियां हैं सर, लेकिन संपादक की जो आखिरी जो डेडलाइन जो शब्द होता है उसकी चाबी मेरे पास है, तो मुझे आदेश मिला है कि अब ये वार्ता खत्म करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम चाहें कि एक बार तालियां बजाकर हम इस वार्ता का अंत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।